हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है एमसीक्यूज़ ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, तो आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। दरअसल आपका जो अपकमिंग पीएचडी एडमिशन्स के एंट्रेंस होने वाले हैं उसके लिए, जैसा कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, आपका एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी बरेली है, बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका और भी अदर्स यूनिवर्सिटीज़ के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट आएगा, 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे और 50% आपके स्पेशलाइजेशन से पूछा जाएगा। उसके मद्देनज़र ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की आ गई है और कुछ ही दिनों में आंसर की के साथ साथ रिज़ल्ट भी आप लोगों का आ जाएगा। फिर यूजीसी नेट का 2022 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन के नज़रिए से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वीडियो इन सब सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर यूजीसी नेट में। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपका जो बनेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है या उसी के तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रोसेस इन डिज़ाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में है तो आपको समस्या नहीं होगी समझने में। ऑप्शन 1 है मैनिपुलेशन ऑफ चेंजेस इन द आउटकम वेरिएबल्स, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। सी है एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। डी है ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द ट्रीटमेंट वेरिएबल। ई है रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू ग्रुप्स। अगर हिंदी में क्वेश्चंस को बात करें तो क्वेश्चन जो है आपका, प्रयोगात्मक शोध अध्ययन विधि यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन जो बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है परिणाम चर में परिवर्तन का हेरफेर। बी है प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों को विषयों का यादृच्छिक समनुदेश। सी है विषयेतर चर का पर नियंत्रण करना। डी है उपचार चर में का परिवर्तनों का परीक्षण। और ई है समूहों को उपचार का यादृच्छिक समनुदेश। देखिए, शुद्ध हिंदी इसमें लिखी होती है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश टर्म्स को ही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन ए है ये नहीं होगा। मैनिपुलेशन ऑफ चेंजेस इन द आउटकम वेरिएबल्स, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में करते हैं मैनिपुलेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर में हम वेरिएशन मैनिपुलेटिंग करते हैं, प्रहस्तन करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो ए है ये नहीं होगा, ये गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों को विषयों का यादृच्छिक समनुदेश करते हैं। सी ऑप्शन है एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये भी एकदम राइट आंसर है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर कंट्रोल करते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को इसलिए कंट्रोल करते हैं बाह्यचर को, ताकि हमारा जो आईवी और डीवी का रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई भी उसमें फाल्सिफिकेशन ना आ जाए, इंट्रोड्यूस ना हो जाए। डी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द ट्रीटमेंट वेरिएबल, ये भी ऑप्शन गलत है। हम लोग ट्रीटमेंट वेरिएबल का जो विषयेतर चर पर नियंत्रण, डी ऑप्शन जो है उपचार चर में
परिवर्तन प्रेक्षण ये भी नहीं करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द ट्रीटमेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ई है आपका रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू ग्रुप्स, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, सैम्पल्स हैं, उसका रैंडम असाइनमेंट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी, सी और ई इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में होगा तो यही सही होगा। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई ये राइट आंसर है। यानी कि प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों के विषयों में यादृच्छिक समुदेश, रैंडम असाइनमेंट। देखिए रैंडम असाइनमेंट जहाँ पर भी आए तो ये समझ लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम लोग रैंडम असाइनमेंट करते हैं। तो रैंडम असाइनमेंट, कंट्रोलिंग, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, ठीक है, इस तरीके से जो है रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू ग्रुप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी और ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ हिस्टोरियन कंडक्ट्स अ रिसर्च स्टडी टू डेवलप बायोग्राफी ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर एंड पब्लिशेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, द स्टडी कंडक्टेड बाय हिम मे बी कॉल्ड। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक इतिहासकार है जो कि एक समाज सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है। जैसे मान लीजिए मैं महात्मा ज्योतिबा फूले या कह लीजिए बाल गंगाधर तिलक की जीवनी को विकसित करने के लिए मैं एक शोध अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं एक इतिहासकार हूँ और फिर इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहता हूँ, तो मैं जो अध्ययन करूँगा उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन है आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहा जाएगा, या नैरेटिव रिसर्च कहा जाएगा, या फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी कहा जाएगा, या एथनोग्राफिक रिसर्च कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अ नैरेटिव स्टडी, यानी कि एक विवरणात्मक अध्ययन में हम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करते हुए जीवन को विकसित करने के लिए जो शोध अध्ययन करते हैं, उसको अध्ययन करने के पश्चात जो उसका विवरण प्रदर्शित करते हैं वो नैरेटिव स्टडी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देना चाहता हूँ, मैंने एक चार्ट बना कर दिया है ताकि आपको बाकी के जो ऑप्शन हैं वो भी समझ में आ जाएँ कि जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी क्या होती है और एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है। तो देखिए अगर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, फेनोमेनोलॉजी की बात करें, तो फेनोमेनोलॉजी का पर्पस जो होता है डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ फेनोमेना, यानी किसी की व्यक्तिगत फेनोमेना व्यक्तिगत अभिक्रिया का को डिस्क्राइब करना क्या है, फेनोमेनोलॉजी का जो है एक उद्देश्य होता है। ये एक मानवतावादी उपागम है, यानी फेनोमेनोलॉजी को हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, फेनोमेनोलॉजी को हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें फेनोमेनोलॉजी शब्द आया कहाँ से, तो एडमंड, ध्यान से सुनिएगा, एडमंड हसर्ल ने 20वीं शताब्दी में इस शब्द को जो है विकसित किया। ठीक है, और ये था आपका फेनोमेनोलॉजी, जिसका डिसिप्लिन ओरिजिन है फिलॉसफी, यानी फेनोमेनोलॉजी का जो ओरिजिन है कहाँ से उद्भव हुआ है आपका, ये आया है फिलॉसफी से। डेटा कलेक्शन मेथड इसका क्या है, इंटरव्यू, सर्च फॉर सिग्निफिकेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एथनोग्राफी क्या है, तो एथनोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक संस्कृति, मतलब कि एक खास संस्कृति से जुड़े जो समूह होता है, लोग होते हैं, जब उनका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा एथनोग्राफी के अंतर्गत आता है। यानी इसे हम कहते हैं मानव जाति का अध्ययन। जब मानव जाति का अध्ययन करते हैं, किसी खास कल्चर का, मान लीजिए किसी ट्राइब्स का अध्ययन कर रहे हैं, शॉम्पेन जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो एथनोग्राफी के अंतर्गत आएगा। डिसिप्लिन ओरिजिन क्या है इसका, मानव शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, नैरेटिव इंक्वायरी की बात मैंने बताई दी कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के विषय में जो अध्ययन करते हैं वो नैरेटिव स्टडी के अंतर्गत आता है। और ग्राउंडेड थ्योरी की बात करें तो देखिए ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, इंडक्टिवली जनरेटिंग अ थ्योरी डिस्क्राइबिंग अ फेनोमेना, यानी कि किसी भी सिद्धांत को जनरेट करने के लिए हम जब आगमनात्मक रूप से कोई अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, इसका जो डिसिप्लिनरी ओरिजिन है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र से ग्राउंडेड थ्योरी का उद्भव हुआ है। केस स्टडी देखिए क्या है, एड्रेसिंग रिसर्च क्वेश्चंस थ्रू इन डेप्थ एनालिसिस, जब हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं, गूढ़ अध्ययन करते हैं जब रिसर्च क्वेश्चंस को पाने के लिए, तो केस स्टडी कहलाता है। तो ये मैंने यहाँ पर सारे रिसर्च के टाइप्स जो हैं, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ द लोवेस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द हाईएस्ट वन इज डिक्रीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सच दैट देयर रिलेटिव रैंकिंग्स आर नॉट चेंज, देन इन द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट चेंज। ये कह रहा है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए कोई स्कोर्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मान लीजिए कोई स्कोर है, तो ये कह रहा है कि लोवेस्ट स्कोर में हम कुछ ऐड कर दें स्मॉल क्वांटिटी और हाईएस्ट स्कोर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 5 में कुछ क्वांटिटी हमने ऐड कर दी और 11 में कुछ क्वांटिटी हमने घटा दी। तो ये कह रहा कि डिक्रीज बाय द सेम क्वांटिटी, मतलब वही क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 1 ऐड कर रहे हैं लोवेस्ट स्कोर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हाईएस्ट स्कोर में, तो उसकी जो रिलेटिव रैंकिंग है वो चेंज नहीं होती है, यानी जो रैंकिंग्स हैं डेटा की वो चेंज नहीं होती हैं। तो कह क्या रहा है कि जो नया डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट चेंज, कौन से मेजर्स चेंज नहीं होंगे, आपको ये इसमें जो है बताना है। ऑप्शन ए है मीन चेंज नहीं होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा, या फिर मोड, वेरिएंस, और अगर हम बात करें आगे है आपका वेरिएंस के बाद है प्रसरण, वेरिएंस के बाद है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन, वेरिएंस और मोड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए, बी एंड ई ओनली, यानी कि माध्य, माध्यिका और क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसका चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि अगर हम लोवेस्ट और हाईएस्ट स्कोर में सेम क्वांटिटी जोड़ते हैं, एक में घटाते हैं, तो नया जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो मीन चेंज नहीं होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा और क्वार्टाइल डेविएशन चेंज नहीं होगा। मोड क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोड इसलिए चेंज हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 डेटा होता 5 का, तो अगर हम 5 में कुछ यानी मिनिमम स्कोर में कुछ ऐड कर देते हैं तो फिर मोड जो है चेंज हो जाता, क्योंकि इधर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एक्सट्रीम वेरिएबल्स में कुछ माफ़ कीजिएगा, एक में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मोड बिल्कुल चेंज हो जाता। और वेरिएंस क्यों चेंज होता है, वेरिएंस का संबंध है डेटा के स्कैटर्डनेस से। तो डेटा अगर स्कैटर्ड होगा तो जो डेटा अगर ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा या कम स्प्रेड होगा तो पूरे जो है स्टैटिस्टिक्स पे जो है पूरा फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसलिए वेरिएंस भी जो है आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे फार्मूले आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे मान लीजिए मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2, अगर n आपका ऑड है, अगर n इवन है तो ये फार्मूला है। इसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से डिटेल में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बस मैं सारे डेटा को, सारे फार्मूले को एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन और वेरिएशन प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ हाउ ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेटा। जैसा कि मैंने बताया वेरिएंस क्या है, वेरिएशन क्या है, प्रसरण क्या है, डेटा किस तरीके से आपके स्कैटर्ड हैं। डिस्पर्सन की बात करें तो रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सारे इसके मोड मेथड्स हैं। रेंज का फार्मूला होता है L-S, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, कोफिशिएंट का फार्मूला ये है, मीन डेविएशन के लिए ये फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला आपका इधर है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ सारे फार्मूले मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विद्यालय की एक शिक्षिका डॉक्टर एक्स कक्षा में घटित बातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए सदैव कक्षा प्रक्रमों के विश्लेषण हेतु समय निकालती हैं कि कक्षा में क्या हुआ, क्या कम किया, क्या नहीं किया। तो वे किसका अभ्यास कर रही हैं, मतलब एक टीचर इतने अच्छे से एक्टिव है अपनी क्लास में कि क्लास में कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना काम हुआ, कितना पढ़ाया गया, किसने सीखा, किसने नहीं सीखा, ईच एंड एवरी मोमेंट का ख्याल रखता है एक टीचर एक क्लासरूम में। तो वो किसका अभ्यास कर रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग का यानी सक्षमता आधारित अध्यापन का, या व्याख्यात्मक अध्यापन का, या इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग का, या फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का वो अध्यापन कर रही है शिक्षिका। अगर वो पता कर रही कि कक्षा में क्या हुआ, कक्षा में कितना काम हुआ, कक्षा में क्या नहीं किया गया, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
कितना सीखा, ये सारा डेटा जो है हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, अध्ययन चिंतन परक अध्यापन के अंतर्गत टीचर ऐसा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीटर। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी परिमाप को प्राचल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक प्राचल की विशेषताएं हैं। पहला है इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श में भिन्नता होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें दी गई शर्तों के तहत एक निश्चित जनसंख्या के लिए एक निश्चित मूल्य है। माफ़ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन था। दूसरा है यह एक परिमित जनसंख्या के लिए व्यवहारिक रूप से परिकलित की जा सकती है। डी है यह जनसंख्या के आकार के साथ बदलता है। ई है इसका आकलन नमूने के विचरण का उपयोग करके लगाया जा सकता है। तो इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तीसरा बी, सी और ई इसके राइट आंसर होंगे, यानी बी, सी और ई कैसे राइट होंगे। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पॉपुलेशन की पैरामीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पैरामीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट कैन बी प्रैक्टिकली कंप्यूटेड फॉर अ फाइनाइट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन फाइनाइट होना चाहिए आपके पास, तभी इस प्रैक्टिकली इसे कंप्यूट किया जा सकता है, यानी आपके पास जनसंख्या जो होनी चाहिए निश्चित होनी चाहिए। दूसरा है इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, और जो भी पॉपुलेशन गिवन होती है उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है पैरामीटर की। ठीक है, और ई है इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सैम्पलिंग वेरिएंस, सैम्पलिंग वेरिएंस का यूज़ करके इसे एस्टिमेट किया जा सकता है, यानी इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका एक बार पॉपुलेशन जब फाइनाइट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, तो पैरामीटर वेरिएट नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और डी इट चेंजेस विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जब एक बार फिक्स कर दिया गया है, फाइनाइट कर दिया गया है, तो ये चेंज हो ही नहीं सकता। वही बात फिर से लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी रॉन्ग है, बाकी बी, सी एंड ई जो है राइट आंसर है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए पैरामीटर होता क्या है, जैसा कि परिभाषा में दिया था, अ पैरामीटर इज अ मेजर दैट डिस्क्राइब्स द होल पॉपुलेशन, यानी पैरामीटर एक ऐसा मापन है जो कि संपूर्ण जनसंख्या को डिस्क्राइब करता है, बताता है। पॉपुलेशन और सैंपल यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली ले लिया है ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे। देखिए पॉपुलेशन क्या है, जैसा कि मेजर्स क्वालिटी इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, सैंपल क्या है, मेजरेबल क्वालिटी इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। यही काम अगर हम सैंपल में करते हैं तो इसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेट होता है, ये सबसेट होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, रिपोर्ट्स आर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन, ये क्या है, रिपोर्ट्स हैव अ मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंट इंटरवल। जैसा ये देखिए क्या है, ये पॉपुलेशन है, रैंडम सिलेक्शन के थ्रू हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो म्यू है, पॉपुलेशन मीन कहलाता है, और जो सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स है उसे हम एक्स बार कहते हैं, उसे सैंपल मीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम फॉर द टाइप ऑफ चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल that express criteria on some point scale to determine the quality of the performance of a student, यानी एक विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली चिन्हांकन सूची को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, रूब्रिक्स हम लोग कहते हैं इसे। यानी रूब्रिक्स किसे कहते हैं, किसी बच्चे के गुणवत्ता निर्धारण यानी बच्चे की क्वालिटीज़ के निर्धारण के लिए जो मानदंड बनाए जाते हैं उसको दर्शाने वाली जो सूची है, इस तरीके की सूची होती है, इसमें सारे टास्क लिखे होते हैं और बच्चे का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग स्कोर लिखा होता है, तो उसको जो दर्शाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रूब्रिक्स। क्या कहते हैं, रूब्रिक्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी फेनोमेना बाई, यानी कि वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। साइंटिफिक रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल है क्या करना होता है, जनरलाइजेशन करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, लॉज ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, लॉज ऑफ जनरलाइजेशन, यानी साइंटिफिक रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल है क्या एक्सप्लेन करना है, नियमों का सामान्यीकरण का नियम, सामान्यीकरण करना। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे क्या है, सामान्यीकृत कर दिए गए हैं। ग्रेविटी है, ठीक है, इस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं ये सामान्यीकरण कर दिए गए हैं नियमों का,
और साइंटिफिक रिसर्च का यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, अ वेरिएबल विच पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च स्टडी, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो कि बहुत ही सक्रिय रूप से आउटकम्स पर किसी रिसर्च स्टडी में इन्फ्लुएंस डाल रहा है, बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, पर उसे डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल इसे कहते हैं। भ्रामक चर, भ्रामक चर मतलब भ्रमित करने वाला चर हम इसे कहते हैं, मतलब वो चर जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, भ्रामक चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बाकी के वेरिएबल्स में बताना चाहता हूँ कि कॉन्कोमिटेंट यानी सहवर्ती चर क्या होता है, परिनियामक चर क्या होता है और गुणवाचक चर क्या होता है। तो जो कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल होता है इसे हम कोवेरिएट भी कहते हैं। ये क्या होता है? अ वेरिएबल विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और रिसर्च और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और रिसर्च, यानी रिसर्च के दौरान जब हम जिस वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान, तो हमारा ये कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल कहलाता है। बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट एंड इट इज़ नॉट द फोकस ऑफ आवर एनालिसिस। हम देखते तो हैं लेकिन इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ये हमारी स्टडी का, हमारे विश्लेषण का पार्ट भी नहीं होता है, इसलिए हम इस पर फोकस भी नहीं करते हैं। तो रिसर्चर करता क्या है? इग्नोरिंग देम कैन लीड टू स्क्यूड और बायस्ड डाटा एंड सो दे मस्ट ऑफन करेक्टेड फॉर इन अ फाइनल एनालिसिस। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये हमारे डेटा को बायस्ड कर देगा, स्क्यूड कर देगा, इसलिए इसे सही करना बहुत ही ज़रूरी है ड्यूरिंग द फाइनल एनालिसिस। ठीक है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट एंड इज नॉट द फोकस ऑफ आवर एनालिसिस। मॉडरेटर वेरिएबल क्या है? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल देखिए ये आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक प्रकार है। ये होता क्या है? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशन, दैट कंडीशन इज़ द मॉडरेटर वेरिएबल। यानी कि जो रिलेशनशिप होता है आईवी और डीवी के बीच में, वो मॉडरेटर वेरिएबल की प्रेजेंस की वजह से चेंज हो सकता है। तो मॉडरेटर वेरिएबल क्या कहलाता है? वो वेरिएबल जो आईवी और डीवी के बीच के रिलेशनशिप को थोड़ा सा बदल सकता है, चेंज कर सकता है, वो कहलाता है मॉडरेटर वेरिएबल। The factor which is measured, manipulated or selected by the experimenter to discover whether it modifies the relationship of the independent variable to an observed phenomena। आगे अगर हम बात करें एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या है? समटाइम्स कॉल्ड पैसिव वेरिएबल, इसे हम लोग पैसिव वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी कह दिया जाता है। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब एट्रीब्यूट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एन एट्रीब्यूट वेरिएबल कुड बी अ वेरिएबल दैट इज फिक्स्ड एट्रीब्यूट लाइक, मतलब एट्रीब्यूट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जैसे किसी का जेंडर, सेक्स, रेस, इन सबको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब मेल को फीमेल नहीं बना सकते हैं, फीमेल को मेल नहीं बना सकते हैं, ब्लैक को वाइट नहीं, वाइट को ब्लैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाते हैं। दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर ऐसे वेरिएबल को नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इनहेरेंट पार्ट होते हैं किसी भी पर्सन के। तो ये था एट्रीब्यूट वेरिएबल, कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है रिसर्च मेथड्स, और यहाँ दिया गया है डेटा कलेक्टिंग टूल्स, मतलब किस रिसर्च मेथड के लिए कौन सा टूल हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर है एक्सपोस्ट मेथड, फिर है आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, और फिर है आपका हिस्टोरिकल मेथड। और यहाँ पर है आपका यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, सेकंड है क्वेश्चनियर, थर्ड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और फोर्थ है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन टूल के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। और जो एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड होता है उसके लिए हम लोग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका थर्ड है आपका
डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, उसके लिए हम लोग क्वेश्चनियर का यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। और जो हिस्टोरिकल मेथड होता है उसमें हम लोग यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज़ द सेम एज इन। जो फॉर्मेट होता है थीसिस राइटिंग का किसके जैसा होता है, मतलब किसके तरीके से होता है? प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, थर्ड है रिसर्च डिसर्टेशन और फोर्थ है प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। और रिसर्च डिसर्टेशन यानी जो आपका थीसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो किसके जैसा होता है? रिसर्च डिसर्टेशन के जैसा ही होना चाहिए, होता है और होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड की, जहाँ पर लगभग आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, वेरिएबल्स के टाइप्स, रिसर्च के एथिक्स क्या हैं, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के टाइप्स, मेथड्स क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है। इस तरीके से लगभग सारे वीडियोस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, तो एक बार जरूर चैनल पर विजिट करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।